नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 3 राज्यों में भाजपा की सरकार है। आसाम में रिपीट हुई, ममता से सरकार छीनी कलकत्ता में, बंगाल में, पौंडीचेरी में भी रिपीट हुई। लेकिन केरल में तो कोई उनको आशा नहीं थी। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस को मिली है। लेकिन तमिलनाडु में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने की वजह से मोदी जी कहीं जगह ढूंढ रहे थे। अब जब विजन के चलते बाजी हाथ से निकल गई, तो वो जो बौखलाहट है वो मोदी जी के भाषणों में दिखने लगी। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए स्टैलिन को फंसा रहे थे। विजय ने तो खेल चौपट कर दिया और फिर अब कांग्रेस पे बरसने लगे। अब इसका फाइनल जवाब जरूर राहुल देंगे। लेकिन क्या कहा मोदी जी ने? चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में कल 10 मई को टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद वो इवेंट एक तरफ चल रहा था। मोदी जी क्योंकि इवेंट जीवी है, तो कर्नाटक के बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के 75 साल पूरे होने पर एक बड़ा फंक्शन हुआ था। और उस फंक्शन में मोदी जी गए तो मुझे लगा श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम है। मोदी जी गए तो आध्यात्म की बात होगी, विश्व गुरु की बात होगी, सनातन संस्कृत की बात होगी। लेकिन तमिलनाडु में विजय की सरकार बनने की बौखलाहट इतनी थी कि मोदी जी का पूरा भाषण सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस पे था। कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, और सत्ता के अंधे को भाजपा में सिर्फ राहुल गांधी दिखता है और कांग्रेस दिखती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस महागठबंधन में शामिल अपने पुराने साथी डीएमके को धोखा देने का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेंगलोर में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस की छवि एक परजीवी पार्टी के रूप में बन गई है, और यही कारण है कि मौका मिलते ही वो अपने सहयोगियों को धोखा देती है। तमिलनाडु देख लीजिए। कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 से 30 वर्षों तक कांग्रेस और डीएमके के बीच घनिष्ठ संबंध रहे। डीएमके के साथ गठबंधन में कई बार कांग्रेस को संकट से बचाया है। यहां तक कि 2014 से पहले 10 वर्षों तक शासन करने वाली यूपीए सरकार भी डीएमके के कारण ही बची रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि डीएमके के 25-30 वर्षों के हर सुख दुख में कांग्रेस के साथ खड़ी रही, हर उस क्षण कांग्रेस के हित में काम किया। लेकिन जैसे ही अन्य जगह पर राजनीतिक समीकरण बदले, सत्ता की भूख ने कांग्रेस को पहले मौके पे ही डीएमके को धोखा दे दिया। और उनका कहना यही था कि ये जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी डीएमके को छोड़ के विजय के साथ चली गई, टीवीके के साथ, ये उनके लिए नागवार गुजरा। उन्होंने कांग्रेस पे और भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस और उसके समर्थकों में इतनी अकड़ ज्यादा है कि अपनी हार के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराते हैं। पीएम मोदी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं और अदालतों को दोषी ठहराते हैं। अपने राजनीतिक करियर में मैंने किसी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी को ऐसा बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा। वे हार में इतने गहरे डूब चुके हैं कि उनके पास अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा ही नहीं। बीजेपी सरकारों के लिए लोगों का कल्याण ही सब कुछ है। 25 करोड़ लोग गरीबी के बाहर निकले हैं। हमारा नारा है सबका कल्याण और हमारा मॉडल है सुशासन। यही वजह है कि लोग भाजपा को दूसरी और तीसरी बार भी अपनी सेवा का मौका देते हैं। जो बड़ी बातें थी उनके भाषण की वो ये थी कि पीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकारें दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं आ पाती। सत्ता में आने के 1 साल बाद ही अंदर उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कांग्रेस सिर्फ धोखा देना जानती है।
पीएम मोदी ने कहा कि उनकी गारंटियां भी झूठी होती हैं। कांग्रेस पार्टी की किताब में सुशासन नामक कोई अध्याय नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक में भी हमने पिछले 3 सालों से यही देख रहे हैं। लोगों की समस्याएं सुलझाने के बजाय इस सरकार ज्यादातर अपनी अंदरूनी कलह से सूझती बीत गया है। कोई नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री कब तक सत्ता में बने रहेंगे या किसी दूसरे नेता को मौका मिलेगा या नहीं। अपना भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि तमिलनाडु चुनाव प्रक्रिया के दौरान दिल्ली में बैठा उनका इकोसिस्टम देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। 4 मई को नतीजे आने के बाद अब तक केरल में सरकार नहीं बना पाए। ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन इस बौखलाहट के पीछे एक कारण और भी है, और वो कारण ये है कि विजय थलपति ने सत्ता में मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभालते ही कहा कि सरकार में उनके अलावा कोई पावर सेंटर नहीं होगा। वह खुद ही केवल पावर सेंटर होंगे। उन्होंने कहा कि यह पंथ निरपेक्ष, मैं फिर से दोहराता हूं, पंथ निरपेक्ष, वास्तविक और सामाजिक न्याय के युग का शुभारंभ है। उन्होंने कहा, मैं कभी गलती नहीं करने वाला हूं, ना ही जनता के पैसे के व्यर्थ बहाने देने वाला हूं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वह कड़ाई से शिकंजा कसेंगे। ये सारी बातें, पंथ निरपेक्ष, ये बात बहुत बुरी तरह से चुभती है बीजेपी को, क्योंकि वो सनातन सापेक्ष की राजनीति करते हैं। अब मोदी जी ने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने की बात, गोधरा होने के बाद जब अटल जी ये मन बना चुके थे कि कुछ मुख्यमंत्री बदलाव होना चाहिए, राजधर्म की बात भी कही थी उन्होंने, तब बाल ठाकरे शिवसेना, जो एनडीए का घटक दल, प्रमुख घटक दल था और बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी, उन्होंने दो टूक मैसेज भेजा था, यदि मोदी जी पे कोई एक्शन होती है तो फिर हमें समर्थन देने के लिए सोचना होगा। मोदी जी जो गुजरात में बने रहे, उसके पीछे बाल ठाकरे का भी उतना ही हाथ था जितना लालकृष्ण आडवाणी का। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, बाल ठाकरे के परिवार को तोड़ दिया, उनकी पार्टी को तोड़ दी, उनके परिवार को रास्ते पे ले आए। ये पीठ में छुरा घोंपना नहीं तो क्या है। जिन्होंने अपने पुराने मित्र, अपने साथी अटल जी को भी विरोध करके रक्षा की मोदी जी की, उस लालकृष्ण आडवाणी जी को घर में बिठा दिया। आज कोई पूछने वाला नहीं। ये क्या है, पीठ में छुरा घोंपना ही या नहीं। अकाली दल हाशिए पे आ गया। शरद पवार, जब 2 साल की यूपीए की सरकार थी, 2 टर्म की, और शरद पवार केंद्र में मंत्री थे, मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में उनको मदद करने वाला एक ही जगह थी, तो वो था शरद पवार का कार्यालय या घर। वो जब भी कोई काम अटकता वो शरद जी के पास आते और शरद पवार बाकायदा बाकी मंत्रियों को बोल के ये काम पूरा करते। शरद पवार भी जिंदा है, मोदी जी भी जिंदा है। शरद पवार को मोदी जी अपने गुरु कहते थे। उस शरद पवार को भी ठिकाने लगा दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी और शरद पवार इस वृद्धावस्था में हाशिए पे आ गए। ये विश्वासघात नहीं है तो क्या। 3 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री। सबसे पहले बात करते हैं आसाम की। आसाम में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी निछावर कर दी। उसके बाद वहां एजीपी जो आगे बढ़ी, उसके पीछे भी आरएसएस का ही हाथ था। उसके बाद भाजपा जब आई वहां पे, तो वहां जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आता है तो उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो कांग्रेस में था, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए थे, इसी बीजेपी ने, और महीनों महीनों सदन चलने नहीं दिया था इस भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते। वही भ्रष्टाचार युक्त इंसान हेमंत विश्व शर्मा तमाम भाजपा के जनसंघ से लेके, संघ से लेके कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के पीठ पे छुरा घोंप के मोदी जी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा बिहार। बिहार में जनसंघ से लेके लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बीजेपी जनसंघ का ध्वज उठा रहे हैं। उन सबको नजरअंदाज करते हुए आरजेडी से एक आदमी आता है जिसके ऊपर
हत्या से लेके तमाम जुर्म आरोप थे और आरोप लगाने वाली बीजेपी थी। जब वो आरजेडी में थे सम्राट चौधरी, तब यही बीजेपी उनका सर्टिफिकेट से लेके क्या-क्या आरोप लगाते थे। उसी सम्राट चौधरी को सबके पीठ में छुरा घोंपते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अब बात बंगाल की करते हैं। बंगाल में संघ और जनसंघ से लेके जो काम कर रहे थे लोग, आप नाम तो लेते हैं जनसंघ के संस्थापकों को, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज आत्मा खुश हो रही होगी। लेकिन तब से जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम कर रहे हैं, उनके सबके पीठ में छुरा घोंप के, जो आदमी टीएमसी में था, जिसके ऊपर पैसा खाने का आरोप था, जिसका वीडियो मार्केट में आया था, जिसके ऊपर लगातार प्रधानमंत्री तंज कस रहे थे, पूरे बीजेपी ने ममता पे हमला बोल दिया था, ममता सरकार पे, इसी शुवेंदु अधिकारी के लिए, और बाद में उसी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये क्या बीजेपी के लिए तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले लोगों के पीठ में छुरा घोंपना नहीं था? नरेंद्र मोदी जी की भाजपा छुरा और पीठ, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। 27 लाख मतदार मतदान नहीं कर पाए बंगाल में, और आप कहते हैं कि संवैधानिक संस्था पर आप सवाल नहीं उठाए, तो क्या ये लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंपना नहीं था? जब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था दी थी जिससे विश्वसनीयता चुनाव आयोग की बनी रहे, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों मिलकर तय करेंगे कि कौन किसकी नियुक्ति हो सकती है। उस व्यवस्था को खत्म करके एक नया कानून लाया, और स्वयं प्रधानमंत्री उनके एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, वो सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि जो दो लोग तय करेंगे वही होगा। तो क्या आपने संविधान के पीठ में छुरा नहीं घोंपा? यदि आपको लगता है कि जनता आपको चुनाव जितवा रही है, तो फिर आप जरा चुनाव आयोग को उतनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता बनाए रखते देते। दुर्भाग्य है, क्योंकि माइक हाथ में आता है और जबान में हड्डी नहीं होती, और लोगों को मूर्ख समझा जाता है, सुनने वालों को, तो फिर जगह भी नहीं देखते। किसी की श्रद्धांजलि हो, किसी की जयंती हो, किसी की स्वर्ण जयंती हो, किसी की रजत जयंती हो, कोसना कांग्रेस को ही है। क्योंकि रात दिन सपना एक ही आता है, जिससे नींद से उठ के खड़े हो जाते हैं, वो कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ही एक धागा है जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी राज्यों में अपनी जगह देखती है, और सभी विपक्षी दलों को साथ में पिरोया है। डीएमके जाने का उनको दुख है। डीएमके के साथ कांग्रेस ने गलत किया। लेकिन आपने किन-किन लोगों के साथ गलत किया, इसकी लिस्ट यदि देखेंगे, तो फिर शायद पीठ में छुरा घोंपना एक परंपरा भारतीय राजनीति में बनती हुई दिखाई देगी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।